नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम राजस्थान समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी आज टोंक के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने यह कहा कि राइजिंग राजस्थान के तहत 15 लाख करोड़ के एमओयू हुए साइन हुए। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचारी सरकार बताया और यह कहा कि हमारे मुख्यमंत्री यानी भजन लाल शर्मा प्रदेश की जनता के लिए 20-20 घंटे काम कर रहे हैं और इस बार जो बजट प्रस्तुत हुआ उसकी तो कांग्रेस के विधायकों ने भी प्रशंसा की है। विपक्ष भी बजट देखकर चौंक गया कि इसे पूरा कैसे करेंगे, हमारा काम बोलेगा। डबल इंजन की सरकार सभी कामों को पूरा करेगी। पेपर लीक माफियाओं को पकड़ने के लिए हमारी सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया। हमारे युवाओं के साथ नाइंसाफी हुई, लेकिन अब हमारी सरकार किसी भी तरह की नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेगी। युवाओं को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। प्रदेश में हो रहे विधानसभा उपचुनाव की सभी 7 सीटों पर भाजपा की बड़ी जीत होने वाली है। तो जोधपुर में राइजिंग राजस्थान समिट की बैठक हुई और इस बैठक में मंत्री जोगाराम पटेल ने दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया। इस समिट में 17,350 करोड़ रुपए के करार होने की संभावना है और 57,000 नए रोजगार सृजित होंगे। इस बैठक में सांसद राजेंद्र गहलोत भी शामिल हुए। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने इस दौरान यह कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के संवेदनशील और कुशल नेतृत्व में विकसित और अग्रणी राजस्थान बनाने के लिए कृत संकल्पित है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से प्रदेश में बड़ी मात्रा में निवेश आएगा और इस समिट से प्रदेश के तीव्र औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा और साथ ही निजी क्षेत्र में जो रोजगार है उनके नए अवसर सृजित होंगे, यानी कि नए अवसर निकलकर सामने आए। जब तक एक तो सिविल खिड़की हमारी अच्छा बजट है उसको मजबूत नहीं करेंगे। जैसा पहले माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं प्रत्येक जिले के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करूंगा, तो नोडल अधिकारी नियुक्त करते हैं ऐसे में तो मजबूत करते हैं तभी जितने भी हमारे प्रोजेक्ट है ये आराम से चल पाएंगे। बहुत अच्छा था। मैं सब जगह पर बोलता हूँ जितने भी हमारे प्रवासी यात्री हैं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। खिवंसर उपचुनाव से पहले एक बार कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से जोर का झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष सुखबीर सिंह चौधरी ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की। सुखबीर सिंह ने अपने साथ 11 और कांग्रेसी पूर्व और वर्तमान के नेताओं के साथ कई सरपंचों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। आपको यह बता दें कि राजस्थान के 7 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और इस दौरान खिवंसर में विधानसभा सीट पूरे राजस्थान की हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि जब से यह सीट विभाजन हुआ था तब से लेकर आज तक इस सीट पर केवल एक ही राजनेता का दबदबा है। एक मुझे आप सबको ये कहते हुए मुझे थोड़ा दुख भी है कि हमारे वरिष्ठ नेता राजस्थान सरकार में जो मंत्री भी रहे, गौरव सिंह जी शेखावत साहब की सरकार में और वसुंधरा जी की सरकार में सम्मानीय गुरजंट सिंह जी बराड़, उनका कल आकस्मिक निधन हो गया। हमें इस बात का बहुत दुख है। वैसे उम्र तो उनकी थी, लेकिन फिर भी हमको चाहिए, वरिष्ठ नेता हमारे साथ में जुड़ा रहता है तो मार्गदर्शन उनसे हमको मिलता ही मिलता है। ये 93 में भारतीय जनता पार्टी के साथ में आए, शेखावत साहब के साथ जुड़े और मंत्री भी रहे राजस्थान सरकार में, और जो उनके सुपुत्र भी अभी हमारे साथ विधायक भी हैं, तो पोते हमें अत्यंत दुख है और मैं परिजनों को संबल मिले इस प्रकार की मैं प्रार्थना करता हूँ। उनका वियोग सहने की शक्ति हम सब परिजनों को मिले। तो राजस्थान के उपचुनाव वाले 7 विधानसभा क्षेत्रों में दिव्यांग और 85 साल से अधिक आयु के जो बुजुर्ग मतदाता हैं, उनके लिए होम वोटिंग शुरू हो गई।
जो 10 नवंबर तक जारी रहेगी। घर पर मतदान की सुविधा के लिए 3193 मतदाताओं ने आवेदन किया है, जबकि इन विधानसभा क्षेत्रों में आम चुनाव 2023 के दौरान कुल 1862 मतदाताओं ने मतदान किया था। साथ ही आपको बता दें कि रामगढ़, दौसा, देवली, उनियारा, झुंझुनू, खिवंसर, सलम्बूर और 84 विधानसभा क्षेत्रों में 30 अक्टूबर को सैनिकों को मतपत्र जारी होने के साथ ही मतदान की औपचारिक शुरुआत हो गई थी। इन क्षेत्रों में 13 नवंबर को ईवीएम के जरिए मतदान होना है। ऐसे में 13 नवंबर से पहले उन मतदाताओं का भी मतदान कराया जा रहा है जो मतदान के दिन मतदान दल, मतदान स्थल, सुरक्षा या आवश्यक सेवाओं में व्यस्त रहेंगे। ये मतपत्र 23 नवंबर को मतगणना शुरू होने से पहले तक स्वीकार किए जाएंगे। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा दौरे पर हैं और भामाशाह मंदिर पहुंचकर ओम बिरला ने शुभ मुहूर्त में पूजन भी किया। गणेश पूजन के साथ भामाशाह मंदिर में व्यापार शुरू करने की परंपरा भी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किसानों की समृद्धि के लिए प्रार्थना भी की वहां पर, और किसानों के खेतों में अच्छी फसल हो, इसकी ओम बिरला ने कामना भी। तो उपचुनाव को लेकर नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आरएलपी को फर्क पड़ सकता है। आरएलपी विधानसभा में नहीं रही तो मेरा 20 साल का संघर्ष चला जाएगा। 20 साल लड़ियो चुनाव के अंदर बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आरएलपी को फर्क पड़ेगा। अगर आरएलपी विधानसभा में नहीं रही तो फिर 20 साल का मेरा संघर्ष चला जाएगा कि हनुमान एक लोग 20 साल लड़ियो, लोग हमारे लास्ट में की सीट भी चली गई। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जीत हो, ताकि 4 साल राजस्थान की सड़कों पे मैं उन तमाम माफियाओं के खिलाफ लड़ता रहूं। बजरी, पेपर लीक के आरोपी, मिड डे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा बीजेपी प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया ने भजनलाल सरकार की सराहना की है। उपचुनाव में बनाई रणनीति को पुनिया ने उम्दा बताया। सतीश पुनिया ने कहा कि बीजेपी 7 सीटें जीतेगी, 7 की 7 सीट जीतेगी। बीजेपी रणनीति का कोई सानी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के सामने कांग्रेस कहीं भी खड़ी नहीं होती। पुनिया ने भजनलाल सरकार की तारीफ के पुल बांधी। हकीकत पिछले 5 वर्षों के शासनकाल में ठीक से देखी है, और इसलिए उपचुनाव में कांग्रेस को कहीं से किसी तरीके से जनता की तरफ से समर्थन दिखता नहीं है। और स्वाभाविक तौर पर कुछ कारक होते हैं जिनके आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। पार्टी का संगठन कैसा है, हम उनसे उत्कृष्ट हैं, उनकी रणनीति कैसे, उनसे बेहतर है, उम्मीदवारों का चयन हमने अच्छे किए हैं। तो कुल मिलाकर एक बाई इलेक्शन में एक मिजाज होता है जनता का कि वो सरकार के साथ समरस होकर चले। तो ये एक पार्टी को सहूलियत दिखती है बीजेपी को कि दोनों ही सरकारों के कारण आम लोगों का रुझान बीजेपी की तरफ होगा, और उम्मीदवारों के तौर पर भी हमारे चेहरे उनसे बेहतर हैं। तो कुल मिलाकर रणनीतिक तौर पर, प्रबंधन के तौर पर, संगठन के तौर पर और तैयारी के तौर पर हम लोग कांग्रेस से कहीं आगे हैं, और यही इंडिकेट करता है कि इस उपचुनाव की अधिकांश सीटें हम लोग जीतेंगे। तो वहीं ब्यूटिशियन अनीता चौधरी की निर्मम हत्या के बाद उसका शव मिलने के 5 दिन बाद भी जब मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन गिरफ्तार नहीं हुआ, तो इस बात को लेकर सरदारपुर व्यापार मंडल ने सोमवार सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक बाजार बंद रखने का फैसला किया। सरदारपुरा व्यापारियों का कहना है कि इस मामले में जल्द से जल्द मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो और पूरे घटनाक्रम को पुलिस सुलझाकर आरोपी को सजा दिलवाए। आज पूरे राजस्थान के दिल में पीड़ा है। आज पूरे देश के अंदर ये मामला उठ चुका है कि आखिर 5 दिन 6 दिन ये धरना नहीं है। इस परिवार की पीड़ा है जो कभी बॉडी लेके एम्स हॉस्पिटल गए, वहां बैठने नहीं दिया, फिर समाज के मंदिर में आके बैठे, और आज ये जो हिंदू धर्म के अंदर 12 दिन तक आदमी घर छोड़ के बाहर नहीं जाता है। लेकिन आज ये परिजन
एम्स में बैठे, मंदिर में बैठे, आज रोड पे बैठे हैं क्योंकि इनकी पत्नी की, इनकी माँ की जो बॉडी है 6 टुकड़े एम्स हॉस्पिटल में पड़े हैं और पुलिस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पा रही। अब गिरफ्तार करने में क्या है, वो एक रोड चाप चवन्ना था, मतलब प्रेस करने वाले की क्या कैपेसिटी होती है, वो कोई बड़ा हार्डवेयर स्टेशन है नहीं जिसके कई बार छुपने के ठिकाने होंगे, उसकी कोई गैंग होगी। लेकिन उस आदमी को पुलिस ने जब ऐसे जो गए थे मौके पे, उनकी पत्नी से बातचीत की थी, फिर इसके बात करवाई थी गुलामुद्दीन से, फिर गुलामुद्दीन फरार हो गया। तो पुलिस या तो उसको भगाना चाह रही थी, अगर थाने से 500 मीटर दूर वो खुद बैठा है गुलामुद्दीन और पुलिस गांगाना में जहाँ बॉडी है वहाँ खड़ी थी और बात करके पहले दस्तयाब करती, पुलिस उसको भगा रही थी, इसकी पूरी स्क्रिप्ट पहले लिखी गई थी। जो पुलिस का जिले का कप्तान है डीसीपी वेस्ट, उन्होंने प्रेस वार्ता करके कह दिया लूट के इरादे से हत्या की गई। लूट कैसे होगी, ये किसी के आम आदमी नहीं, एक छोटा बच्चा, उसके भी समझ में नहीं आएगी कि पहले खड्डा खोदेगा फिर उनको बुलाएगा। आपके चैनल पे वीडियो फुटेज वायरल हुआ है, वो एक सामान्य से सलवार कुर्ते में जा रही है, सलवार कुर्ते में क्या गले में 2 चैन, एक कड़ा है, अंगूठियां हैं, और वही अंगूठी अगर लूट के उद्देश्य से होती है तो पुलिस ने वो अंगूठी गुलामुद्दीन के पत्नी के हाथ से कैसे बरामद करी। लूट की होती, उसके ऊपर कर्जा होता तो वो ले जाके गहना बेचता, लेकिन वो पैर के कैसे घूमती। तो मामला बहुत ही बड़ा गंभीर है, जब तक सीबीआई जांच नहीं होंगी तब तक इस मामले का खुलासा नहीं हो सकता। 6ठा दिन है, पुलिस थाना अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की है, अभी तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। जब आपको ऑडियो मिल चुका है, 6 टुकड़े कर दिए हैं एक महिला के, तो अभी तक पुलिस जाग नहीं रही है, क्या कारण है? पुलिस को जागना चाहिए, हत्यारों को गिरफ्तार करना चाहिए, इस महिला को, पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इसी तरीके से आप हत्या करते रहेंगे और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं देंगे तो कल और कोई लोग हत्या कर करके जाएंगे। छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो रहे हैं, आप कोई कार्रवाई नहीं करते हो। कार्रवाई पे ध्यान दें, वरना सभी थानाधिकारियों को निलंबित करें, सीबीआई जांच हो, पीड़ित परिवार को न्याय मिले, यही हमारी मांग है। इसीलिए हमने धरना दिया है। आज हमने व्यापारी संघ सरदारपुरा का पूरा उनका सहयोग है, सर्व समाज का सहयोग है। आज ये धरने पे मांगे नहीं मानेंगे तो कल जोधपुर बंद होगा, जोधपुर के बाद राजस्थान बंद होगा। मांगे इनको बाद में भी माननी पड़ेगी, इससे अच्छा टाइम पे मांगे मान ले ताकि पीड़ित परिवार भी अपने शांति से बैठे। और पोस्टमार्टम हो उस अनीता का, 6 दिन हो चुके हैं, बॉडी एम्स में रखी हुई है। तो डीडवाना शहर के हनुमानगढ़ किशनगढ़ मेगा हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 2 पिकअप आपस में टकरा गई, जिसके बाद दोनों पिकअप रोड पर ही पलट गई, जिसमें पिकअप में सवार 4 लोग घायल हो गए। घायलों की स्थानीय लोगों ने अपने निजी वाहन से जिला हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया। 2 घायलों की गंभीर अवस्था को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। हादसे की सूचना पर डिडवाना थानाधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो और अन्य पुलिस के सिपाही मौके पर पहुंचे और क्रेन की सहायता से दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को रोड के साइड करवाया और यातायात व्यवस्था को शुरू करवाया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। टोंक जिले की झिराना पुलिस की लापरवाही से युवक घायल हो गया। युवक को सआदत अस्पताल में जयपुर रेफर किया गया। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि गांव में कुछ युवक ताश खेल रहे थे। पुलिस को देखकर ये अचानक भागने लगे। घायल लड़का पास खड़ा था और सभी को भागते देख वो भी भागने लगा। पुलिस ने उस युवक का पीछा किया, जिसके बाद युवक तारों में उलझकर गड्ढे में गिर गया। परिजन घायल को सआदत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया। घायल युवक के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। पूरा मामला झिराना थाना इलाके के इब्राहिमपुर गांव का है। मेरा नाम नफीस है, इब्राहिमपुरा बड़ा टाटा। थड़ी की बात है सर, मैं को 3-4 आदमी ताश खेल रहे थे। जो ये चोरे सिविल ड्रेस में आए थे, 4 जने। एक ड्रेस में था सादा बोलेरो लेके निमेड़ी की तरफ से, तो उन्होंने वो ताश वालों को तो पकड़ा नहीं और इसके पीछे भाग रहे थे। ये पेशाब करने जा रहा था तो मैं तारते और गड्ढा था, तो पीछे से सिविल ड्रेस वाले ने लाद दी ना उसके, तो गड्ढे में जाके गिर गया तारों में फंस के। तो ये पड़ गया। पड़ते ही तुरंत गाड़ी को लेके भाग रहे थे
ये पुलिस वाले ये कौन थे। तो हमने गाड़ी के आगे फंस के रुकवा लिया गिन छोटे का इब्राहिमपुरा बड़ा ठाठा का। एक तो सिविल ड्रेस में पुलिस वाला था और सादा ड्रेस में थे 4। नांदेड़ से आ रहा था, चाय पीने मैं रुका, चाय पीने मैं रुका था, वहाँ पर ताश खेल रहे थे। फिर चाय पीते हुए तो मैं बैठ गया। फिर उसके बाद में बॉलर आई, बॉलरों में 4 बंदे थे। जब जैसे वे फाटक खोल के आए थे, ये भगे थे, मैं भग गया। फिर हम भगते भगते जैसे कि हमारा इन्होंने धक्का दिया मेरे पास, जो मैं एक खड्डा था उसमें पड़ गया। उसके बाद मैंने ध्यान नहीं रखा हुआ कि नहीं। अगली खबर झालावाड़ से है, जहां जिले के मनोहर थाना क्षेत्र के रूपा हेड़ा में गांव में शमलाती कुआं से खेत की जमीन में पानी भरने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने सामने हो गए, जिसमें दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इसमें करीब आधा दर्जन पुरुष और महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को मनोहर थाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार जारी है। वहीं गंभीर घायलों को झालावाड़ रेफर किया गया और सूचना मिलते ही मनोहर थाना पुलिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जहां घायलों के बयान लिए गए। शिव प्रसाद हेड कांस्टेबल ने बताया कि दोनों पक्षों का शामिलत कुआं था, जिसमें खेत की जमीन में पानी लगाने को लेकर दोनों पक्षों में आपस में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में लाठी डंडे और गड़ासी से एक दूसरे पर दोनों पक्ष ने हमला किया और अपने वाहन से ये अस्पताल लाए गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद एक पक्ष के 5 घायलों को झालावाड़ रेफर कर दिया गया। क्या रुपायड़ा गांव का मामला था, शामलाती कुआं जी, जिसमें ये दोनों पक्ष एक दूसरे से पानी पिलाने के मामले को लेकर, कुआं से पानी निकालने को लेकर दोनों पक्षों के बीच में विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे के साथ मारपीट की, लाठी गंडासी इनसे, जिसमें एक पक्ष में 5 घायल हुए हैं और दूसरे पक्ष में 3 घायल हुए। एक पक्ष के 5 आदमी झालावाड़ रेफर कर दिए, एक पक्ष के यहीं उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। रिपोर्ट में अभी हमने इनको MLC तहरीर दी है, फिर पर्चा बयान में या फिर तहरीर रिपोर्ट पे ये। तो अगली खबर आसिंद से है, जहां ग्राइंडिंग मिनरल्स की वजह से रघुनाथपुर की ढाड़ी के निवासियों का जीना दुश्वार हो चुका है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने बताया कि आबादी क्षेत्र में संचालित ग्राइंडिंग मिनरल्स की मिलें पिछले 30 वर्षों से संचालित है। इन ग्राइंडिंग मिनरल्स की मिलों में पत्थर की पिसाई का काम किया जाता है। आए दिन मिनरल फैक्ट्री से निकलने वाले धूल के गुब्बारे के कारण आसपास के घरों में सफेद मिट्टी की चादर परतों के रूप में जम जाती है, जिससे कस्बे वासियों को सिलिकोसिस नामक गंभीर बीमारी होने का खतरा बना हुआ है। पूर्व में भी गांव में 5 सिलिकोसिस के रोगी पाए गए हैं और ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से शिकायत भी की, लेकिन उसके बावजूद भी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारी जांच के नाम पर केवल लीपापोती करके चले जाते हैं। ग्रामीणों की मांग है कि इन औद्योगिक क्षेत्र में चल रहे ग्राइंडिंग मिनरल्स फैक्ट्री से निकलने वाले धूल के गुबार को नियंत्रित करके फिल्टर युक्त मशीन से धूल को फैक्ट्री में ही नष्ट किया जाए, जिससे कस्बेवासियों को सिलिकोसिस नामक गंभीर बीमारी होने से राहत मिल सके। ग्राइंडिंग मिनरल्स की वजह से लोग काफी परेशान हैं। होटल गाली हटे तो होटल बंद कर, मैं घर पे बैठो। अब तक मैंने तो मर गया बीमारी। आज पहली 13 साल में घंटीवार है, कुमारू, रेबारी, गुजर है, सब की मिट्टी पाउडर की धूल उड़ रात के 11 बजे उड़ान चालू है। रात के 11 बजे सर यही है सर, जो फैक्ट्रियों में नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो उनसे मिट्टी उड़ रही है, फसलें बर्बाद हो रही है। फसलों की वजह से बहुत सारे किसानों की हालत ऐसी हो रही है कि उन्हें मजबूरी के कारण इन्हीं फैक्ट्रियों में जॉब करनी पड़ रही है, और जॉब करने से उनको ये दिक्कत हो रही है कि उनका भविष्य 10 साल कम हो रहा है। कुछ उदाहरण भी है ऐसे, और खास तौर पर बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। उनको नए नए रूप से अलग अलग बीमारी निकल रही है, और बाकी समस्या यही है कि रोजगार मजबूरी में लोग यहाँ कर रहे हैं, मजदूरी भी कर रहे हैं। जिनका परिवार नहीं चल रहा वो मजदूरी कर रहे हैं कि इनके जो नियम हैं उनकी पालना कर रही है और मिट्टी को बाहर नहीं निकलने देवे।
तो वहीं जालौर जिले के भीनबाल में एक दिल दहला देने वाला दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसमें मकान के ऊपरी मंजिल के कमरे में एयर कंडीशनर के शॉर्ट सर्किट की वजह से कमरे में करंट की वजह से आग लग गई और इस दर्दनाक हादसे में कमरे में मौजूद एक महिला के साथ 2 बच्चे जिंदा जल गए। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल और पुलिस भी मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार ऊपरी मंजिल के कमरे में दोनों बच्चों के साथ महिला सो रही थी। इस दौरान एयर कंडीशनर में अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से कमरे में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कमरे में सो रही 34 वर्षीय कविता देवी की बच्चों के साथ मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं राजस्थान सरकार के यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि प्रदेश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर रूपरेखा बनाई जा रही है। इसमें आगामी महीनों में होने वाले नगर निकाय, पंचायती राज और जिला परिषद के चुनाव एक साथ करवाने के लिए प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसका निर्णय करेंगे। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा सोमवार सवेरे चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चित्तौड़गढ़ में पिछले कुछ महीनों में यूआईडी और नगर परिषद के मामलों में लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। इसके बारे में उच्च अधिकारियों से संज्ञान लेकर ठोस कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में आयुक्त रविंद्र सिंह और सभापति संदीप शर्मा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप के मामले में कोतवाली और अन्य पुलिस थानों में दर्ज प्रकरणों के बारे में उन्होंने पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी को तलब किया और शीघ्रता ही इस मामले पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो वहीं भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल जो सीमा है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उसके नज़दीक खाजूवाला में पाकिस्तान की ओर से एक गुब्बारा मिला है। जानकारी के अनुसार भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पाकिस्तान की ओर से आए एक गुब्बारे पर उर्दू में पाकिस्तान लिखा हुआ है। भारतीय सीमा में आए इस पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने की सूचना मिलने के साथ ही स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। और ये पहला मौका नहीं है जब भारतीय सीमा में ऐसा कोई गुब्बारा आया हो। इससे पहले भी भारतीय सीमा में पाकिस्तान से गुब्बारे देखे गए। तो वहीं भरतपुर जिले के बयाना सदर थाना क्षेत्र के खोरा बछेना गांव के जंगलों में बीती रात गौ तस्कर और क्यूआरटी पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। पहले गौ तस्करों ने क्यूआरटी टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में क्यूआरटी टीम की ओर से भी जवाबी फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में घबराकर तस्कर गोवंश से भरा ट्रक छोड़कर जंगलों में फरार हो गए। टीम ने 22 गोवंश को मुक्त कराया। क्यूआरटी टीम के हेड कांस्टेबल सोज्ञानी मीणा ने बताया कि रात में क्यूआरटी को गौरक्षा दल ने झील पुलिस चौकी अंतर्गत खोरा बछेना गांव के जंगलों में तस्करों द्वारा गोवंश को ट्रक में भरकर ले जाने की सूचना मिली थी और सूचना के ही आधार पर यह कार्रवाई की गई। वहीं चौमू के तिगड़िया में पानी की किल्लत से लोगों को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। ग्राम पंचायत भवन के सामने लोगों ने अपनी शिकायत को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। आपको ये बता दें कि 2 दिनों से चौमू की तिगड़िया में पानी की आपूर्ति नहीं हो रही थी। लोगों के प्रदर्शन पर पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया। तो वहीं डूंगरपुर जिले में 84 विधानसभा उपचुनाव को लेकर बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए आज से होम वोटिंग शुरू हो चुकी है। सबसे पहले 85 साल की बुजुर्ग धापू और दिव्यांग राजू ने वोट डाला। 8 नवंबर तक होम वोटिंग के दौरान 319 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता वोट करेंगे। 84 विधानसभा उपचुनाव को लेकर 10 कैंडिडेट मैदान में है, लेकिन सोमवार से होम वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो राजस्थान में विधानसभा की 7 सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में घर से मतदान यानी होम वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि होम वोटिंग 4 नवंबर से 10 नवंबर के बीच 2 चरणों में होगी। घर से मतदान के लिए सूचीबद्ध सभी मतदाताओं को बूथ स्तर अधिकारी यानी बीएलओ के जरिए पहले से सूचना देनी होगी और मतदान दल 4 से 8 नवंबर के बीच उनके घर जाकर मतदान करवा रहे हैं। उपचुनाव के दौरान 7 विधानसभा क्षेत्रों में 2365 बुजुर्ग और 828 दिव्यांग सहित कुल 3193 मतदाता घर से डाक मतपत्र के जरिए मतदान करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 40% से अधिक दिव्यांग वाले मतदाताओं को उनकी सहमति से होम वोटिंग की सुविधा दी जाती है।
तो खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां दीपावली पर त्यौहार मनाने आए लोगों को पिछले 2 दिनों से रोडवेज बस स्टैंड में बसों का ठहराव नहीं होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कस्बे के बस स्टैंड पर दीपावली के 2 दिन बाद से जयपुर, भीलवाड़ा, श्रीनगर, जयपुर, अजमेर के बीच चलने वाली बसें भी यात्रियों को बस स्टैंड के बजाय कस्बे से 3 किलोमीटर दूर हाईवे के रामसर चौराहा, कोटा चौराहे पर उतार रही हैं। यात्रियों का कहना है कि भीलवाड़ा से नसीराबाद आने के बाद नसीराबाद का टिकट तो दिया जाता है, लेकिन बस चालक परिचालकों की मनमानी के कारण बस स्टैंड तक जाने की बजाय हाईवे पर कोटा चौराहा, रामसर चौराहा पर ही यात्रियों को उतारा जा रहा है। ऐसे में वृद्ध महिला यात्रियों को 3 किलोमीटर तक पैदल चलकर बस स्टैंड तक जाना पड़ता है। तो राजस्थान समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।